हाय एवरीवन, वेलकम टू कीपन एजुकेशन चैनल। तो हमने जो केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करी हुई थी, इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड करा, उसमें हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एसिड बेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत है तो मेरी केमिस्ट्री की सीरीज़ बनी हुई है HP टेट केमिस्ट्री करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, तो वहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो अभी हमारी रिवीजन क्लासेस चली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमारे पास छोटी क्लासेस का टॉपिक है ये, पर यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैटर, अगर हम मैटर को डिफाइन करना चाहें तो मैटर क्या, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो जो भी आसपास है हमारे, वो मैटर्स है। तो मैटर किन से मिलके बना होता है, पार्टिकल्स से। सो जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इनके बीच में स्पेस होता है एंड अट्रैक्ट ईच अदर, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, ठीक है। इनके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपको, 3 प्रॉपर्टीज दी हुई है, बताओ इसमें से कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो हमें जनरली 3 स्टेट्स का पता होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और इसी को हमने डिटेल में स्टडी करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो ठहरे हैं, उन्होंने 5 स्टेट्स के बारे में बताया है। ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, 5। कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन और प्लाज्मा, ये 4th एंड 5th है। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा, ठीक है। ये 5 स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है। बाकी अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट करना चाहें, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये रहा सॉलिड और ये लिक्विड, ये गैस, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम ये कंटेनर ले रहे हैं, हम तीनों में, ठीक है, कंटेनर ले रहे हैं, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज, टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। बट अगर हम लिक्विड में बात करें तो थोड़े दूर होते हैं, बट होते हैं लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर। और गैस में बहुत ही दूर होते हैं, मतलब इन पार्टिकल्स में इसमें स्पेस होता है, इसमें बिल्कुल भी स्पेस, इसमें कम स्पेस होता है, तो सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। तो वही है, देखो पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें नॉट सो टाइटली, पर इसमें एनफ स्पेस होता है। इसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, नॉट शेप बट वॉल्यूम होती है, नाइदर शेप एंड वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो बहुत ही क्लोज हैं। जो पार्टिकल्स है सॉलिड में बहुत ही क्लोज है, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो मूव नहीं कर सकते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्मॉल। इसमें हाई होगी और इसमें वेरी हाई, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है तो इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइस, फॉर एग्जांपल वाटर, और फॉर एग्जांपल गैसेस हमारे पास। और बाकी हम अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, तो निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये फ्लो करता है, तो इसमें फ्लूइड है, ये फ्लो करता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है ये हमारे पास, ठीक है। क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है हमारे पास। इसके बाद देखो इसमें क्या बताया हुआ है, सॉलिड है हमारी आइस, तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करना, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं, पार्टिकल मूव करते हैं, तो मूवमेंट इंक्रीज, उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो हम देख रहे हैं कि जो का टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इस फैक्टर को भी दिमाग में रखना है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। ये आया हुआ है क्वेश्चन की टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ए वन स्टेट ऑफ ए मैटर विद द अदर स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जैसे सॉलिड में लिक्विड का मिक्स होना, लिक्विड में गैस का, ऐसे वो इंटरमिक्सिंग होती है, तो वो हमारी क्या है, डिफ्यूजन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्पेस होता है, तो स्पेस होता है वहाँ पे चीज़ें डिफ्यूज कर सकती है। बाकी हमने ये देख लिया है कि गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है, ड्यू टू स्मॉल, हमारे पास उनमें स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कंप्रेस कर सकते हैं हम। डिफ्यूजन रेट इंक्रीज विद मोर देन द लिक्विड स्टेट, बिकॉज मोर स्पेस बिटवीन दैम, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है इसलिए इसका डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा होता है। यहाँ से ना क्वेश्चन ये बना था
इसका डिफ्यूजन के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये बना था कि लिक्विड में हम किसको डिफ्यूज कर सकते हैं, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को। तीनों को ही डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा हमारे पास। ठीक है, देखो नेक्स्ट भी इसमें से छोटी छोटी सी टर्म्स है, इनके ऊपर एक बार ना इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे। 22 का, आई थिंक सो 22 का पेपर था, इस टॉपिक में से 7 क्वेश्चन आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो हमने ये देख लिया कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना और लिक्विड से गैस जाना है तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हमें वापस आना है, देखो गैस से लिक्विड आना है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। गैस से जब हम लिक्विड आते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और जब लिक्विड से सॉलिड आते हैं उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूजन होता है, और जब लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो हमारे पास वेपराइजेशन होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिसपे हमारा सॉलिड है जो वो मेल्ट कर जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो 273.15 केल्विन टेम्परेचर होता है, या 0 डिग्री। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। Therefore, particles in steam at a 373 Kelvin temperature is more energy than the 373 in liquid. देखो अगर लिक्विड स्टेट में पार्टिकल है, बेशक उनका टेम्परेचर क्या है, हमारे पास सेम है, टेम्परेचर क्या है, सेम, मतलब 373, बट वो लिक्विड स्टेट में है, और उसके बाद 373 टेम्परेचर है, बट वो स्टीम में है, मतलब गैशियस स्टेट में चले गए हैं। तो गैशियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो ऐसे आया हुआ था कि आइस है, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक स्टेट आइस है और एक हमारे पास लिक्विड है, तो किस में पार्टिकल्स की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पे लिक्विड में, यहाँ पे स्टीम में होगी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिड मेल्ट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। ये भी क्वेश्चन आया था कि जब मेल्टिंग होती है तो टेम्परेचर क्या चेंज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो वो कोई चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। जब भी मेल्टिंग होती है तो सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड से अगर हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सब्लिमेशन कौन कौन शो करता है, नेफ्थलीन बोल, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन एंड कैम्फर। इन चारों को ना आप रट लीजिए कि ये सब्लिमेशन शो करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सब्लिमेशन शो करता है, या इनके लिए कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक यूज होती है। तो अगर कहीं पे भी इन चारों में से कुछ भी आता है, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन या कैम्फर, और इनकी सेपरेटिंग टेक्निक पूछे तो इनकी जो सेपरेटिंग टेक्निक है वो सब्लिमेशन है ये। ठीक है, कौन सी होगी इनकी सेपरेटिंग टेक्निक, सब्लिमेशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताया, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, देखो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल क्लोज क्लोज आ जाएंगे, क्लोज क्लोज आ जाएंगे, यानी कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो लिक्विड टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है लिक्विड को, तो टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ेगा, कम करना पड़ता है, प्रेशर को हाई करना पड़ता है। उसके बाद एक प्रोसेस आता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, देखो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे वेपोराइजेशन है और यहाँ पे क्या है आपका इवेपोरेशन। तो दोनों में होती तो लिक्विड टू वेपर्स ही है, बट जो वेपोरेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है हर किसी के लिए, बट ये इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर, ये इनमें मेन डिफरेंस है, एट एनी टेम्परेचर। तो वही है, बाकी फैक्टर्स, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी इवेपोरेशन, सरफेस एरिया जितना उतनी इवेपोरेशन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी की कम, क्योंकि जब पहले ही हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स है तो इवेपोरेशन क्यों होगी, क्यों वाटर वेपर्स जाएंगे, राइट। उसके बाद इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इवेपोरेशन से क्या होती है, कोई चीज़ गर्म होती है, ठंडी होती है, क्या होती है, कूलिंग, क्योंकि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कूल हो जाता है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए
जब जैसे हम किसी एसीटोन को अपने पाम पे रखते हैं तो वो ठंडा ठंडा लगता है ना, हमें ठंडा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ पे जो हमारा पाम है वहाँ से भी उसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, तो जहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है वो चीज़ ठंडी हो जाती है, तो कोल्ड। तो इसीलिए वो क्या कोज करता है? कूलिंग कोज करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो एक तो मेल्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग होती है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कि वेपोरेशन है क्या कोज करता है? कूलिंग। और डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड वेपोरेशन क्या है? वेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो सकती है और वेपोरेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होती है, ठीक है। बाकी ये डिफ्यूजन, फ्यूजन, ये सारी क्या है? सब्लिमेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको देखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेपरेटिंग टेक्निक, कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे अराउंड मैटर होता है क्या वो प्योर होता है? ठीक है, तो वो करना है हमने। तो अगर हम बात करें ना, वो जो भी हमारे पास है, प्योर क्या होता है? कि ओनली वन टाइप ऑफ ए सब्सटेंस, उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस होने चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ ए कॉमन सॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल मिल्क इज अ मिक्सचर of fat, proteins. So scientist means all constituent ions are the same. For example, NaCl. तो NaCl में NaCl के ही सभी कॉन्स्टिट्यूएंट है, देयरफॉर NaCl क्या हुआ? प्योर। उसके बाद सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें सॉल्ट डाला गया और वाटर डाला गया, तो सॉल्ट प्लस में वाटर, तो वो हमारा मिक्सचर बन गया, ठीक है। क्या बन गया? वो हमारा मिक्सचर बन गया, तो वो हमारा मिक्सचर हो गया। उसके बाद मिक्सचर्स के बारे में, या मिक्सचर क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हिट्रो मीन्स डिफरेंट। तो इसको कैसे देखो, अभी आपकी रिवीजन क्लासेस है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा ना, बाकी डिटेल में हमने ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं हम। तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स होता है सेम। तो सेम क्या है? अगर हम सॉल्ट प्लस में वाटर सोल्यूशन लें, उन दोनों को मिक्स कर दे, सॉल्ट प्लस में वाटर, इनको मिक्स कर दे ऐसे ऐसे करके नीचे, ठीक है। सॉल्ट प्लस में वाटर पूरा मिक्स हो जाएगा। तो चाहे आप स्पून, आपने एक स्पून लेना है, वो आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, हर जगह कंपोजिशन सेम होगी। बट अगर हमारे पास वाटर में हमने सॉल्ट उसको मिक्स कर दिया, किसको? अपना सॉइल को मिक्स कर दिया, तो अगर हम नीचे से स्पून लेंगे उसका अलग कंपोजिशन होगा, ऊपर से लेंगे अलग कंपोजिशन होगा। तो वो होता है हमारा हिट्रोजीनियस। और होमोजीनियस क्या होता है हमारे पास? जहाँ पे सेम कंपोजिशन रहती है, ठीक है। वाटर प्लस में सॉइल और वाटर प्लस में सॉल्ट हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है? कंपोजिशन वहाँ रहती है सेम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ना, अब हमारे पास ना, अगर हम अपनी बात करें ना, ऐसे ना, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे हिट्रो है। फर्दर ना, ये भी दो दो टाइप में, ये सॉल्यूशन और ये दो टाइप में कैटेगराइज हो जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में और ये सस्पेंशन में, ठीक है। तो अभी हमने इस सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन आपको पता होगा कि किससे मिलता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से हमें सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से क्या मिलता है हमें? सॉल्यूशन। तो इन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट करने से, सॉल्यूट अलग अलग करने से या सॉल्वेंट अलग अलग करने से हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। तो पहले हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब कि अगर हमारा सॉल्वेंट गैसियस हो, तो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी सॉलिड। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसका, एयर एंड मिक्सचर, वाटर इन एयर, ब्रोमीन इन क्लोरीन, आयोडीन एयर एंड कैम्फर इन एयर। उसके बाद आता है लिक्विड सोल्यूशन, उसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा, गैस लिक्विड सॉल्वेंट, HCl इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, शुगर सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। उसके बाद सॉलिड सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? गैस, लिक्विड एंड गैस, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मर्करी इन जिंक, गोल्ड इन सिल्वर और अलोय, सॉलिड सॉलिड वाले सारे अलोय आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स के बारे में आए। इसी तरह हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन के टाइप भी है, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है? जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट ना, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, तो इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेज प्लस में डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड क्या होता है? मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज
प्लस में डिस्पर्स्ड मीडियम होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मीडियम जिसमें फेस जो है हमारा अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, डिस्पर्स फेस जो अब्जॉर्ब होता है हमारे मीडियम में। अब ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, इस डिफरेंस को क्लियर करना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है हमारा। यहाँ मान लो आपका सॉल्यूशन है, यहाँ आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पे सस्पेंशन है, ठीक है। तो एक तो डिफरेंस है कि ये होमो है और ये दोनों हिट्रो है, ये हिट्रो है। बाकी अगर हम बात करें ना कि ये जो ना टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सॉल्यूशन हमारा डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। बट जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, सस्पेंशन भी हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। एक चीज आती है स्टेबिलिटी की, तो जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन है वो भी स्टेबल होते हैं, बट जो हमारे सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होते हैं। तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, टिंडल इफेक्ट और स्टेबिलिटी का। देखो कोलाइडल सोल्यूशन तो दोनों में आएगा, चाहे टिंडल इफेक्ट है चाहे हमारे पास स्टेबिलिटी है। बाकी स्टेबल हमारे सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। जैसे आपको लिखा हो ना, आपको एग्जांपल दे रखे होंगे नीचे ना कि मिल्क है, ऐसे मिल्क होगा, उसके बाद NaCl होगा ऐसे, तो NaCl मतलब सोल्यूशन लिखा होगा उसने ऐसे, है ना। तो ये जो NaCl सोल्यूशन है हमारा ओनली सोल्यूशन होगा, मिल्क इज कोलाइडल सोल्यूशन, तो ये मिल्क है, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। दोनों में से पूछा होगा कि कौन जो है टिंडल इफेक्ट शो करेगा, मिल्क या फिर NaCl सोल्यूशन, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो क्या करेगा, ओनली मिल्क जो है कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि ये डिस्पर्स फेस, ये डिस्पर्स मीडियम। तो जब हमारा डिस्पर्स फेस क्या, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मीडियम क्या चला गया, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जब भी हमारा गैस आया ना मीडियम में, डिस्पर्स मीडियम में, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। देखो डिस्पर्स मीडियम में गैस आया, एरोसोल, ठीक है। तो हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, इसकी ना एग्जांपल लर्न करनी है आपको। जैसे ना उन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लेना स्मोक, तो स्मोक में बताओ डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, तो क्या होता है हमारा गैस, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, सॉलिड। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, कि टाइप ऑफ सॉलिड में यही क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे स्मोक पूछ लिया उसने, तो स्मोक में बताओ डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, या डिस्पर्जन फेस क्या है, सॉलिड है आपके पास, ठीक है। जैसे चीज़ बटर है, चीज़ या बटर या जेली है, उसमें डिस्पर्स फेस क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्स फेस क्या है, लिक्विड है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फोग। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से आपने डिटेल में देख लेने हैं ये, ठीक है। अगर आपको बताऊं मैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, फॉग, मिल्क को देख लेना, स्मोक को देख लेना, पेंट को देख लेना, उसके बाद फॉर्म रबड़ है, ये एक फॉर्म सिंपल होता है, एक फॉर्म रबड़ है हमारे पास। और एक मल्शन को देख लेना कि मल्शन में कौन कौन सी है, लिक्विड इनटू में लिक्विड, और एरोजोल का याद रखना कि गैस होती है, जब हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, गैस, तो उसको हम एरोजोल बोलते हैं। कभी भी गैस इन गैस क्या होता है हमारे पास, गैस इन गैस जो है ना कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता है। कोलाइडल सोल्यूशन 8 टाइप्स के होते हैं, जबकि हमारा सिंपल जो सोल्यूशन है वो 9 टाइप। क्योंकि गैस गैस जो है ना, इसमें पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इनका जो साइज होता है ना कोलाइडल सोल्यूशन के साइज से क्या चला जाता है, छोटा चला जाता है, इसलिए इसको कोलाइडल सोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं गिनते, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन जो है ना, उसका जो साइज है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, और जो सोल्यूशन है उसका लेस देन होता है 1 नैनोमीटर। जो सस्पेंशन बचता है उसका जो साइज है वो ग्रेटर देन है 1000 नैनोमीटर। तो साइज रेंज के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो यह है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। अब आती है सेपरेटिंग टेक्निक, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो सेपरेटिंग टेक्निक में क्या है कि डिपेंड करती है हमारा मिक्सचर कैसा है, नॉन वोलाटाइल है या वोलाटाइल है। अगर हमारे पास NaCl सोल्यूशन, ये आता है कि NaCl सोल्यूशन को सॉल्ट को नमक से अलग करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन। वी सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क, मक्खन निकालते हैं ना मिल्क से, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्या क्या कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मक्खन फ्रॉम मिल्क। वॉशिंग मशीन में भी यही होता है हमारे पास, ब्लड और यूरिन टेस्ट में जब टेस्ट करना होता है वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद 2 इमिसिबल लिक्विड, मतलब मिक्स ना होने वाले लिक्विड्स है, तो उनको हम सेपरेटिंग फनल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, आयरन फ्रॉम इट्स ओर,
मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, देखो ये आया अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन या कैम्फर। तो इन चारों को अगर किसी के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है हमारे पास, सब्लिमेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस यूज होता है आपका, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कलर डाई सेपरेशन। कलर डाई सेपरेशन उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तो कलर डाई को करने के लिए यूज होता है। टू मिक्सेबल लिक्विड, अगर हमारे पास मिक्स हो जाए लिक्विड, मिक्सेबल है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन 25 K, तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से नीचे चला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यूज़ की जाती है। प्योर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट, तो प्योर सॉल्ट हम इम्प्योर सॉल्ट से कैसे, क्रिस्टलाइजेशन से। प्योरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन यूज़ होता है ना। ठीक है, तो ये थी हमारी सेपरेटिंग टेक्निक। तो सेपरेटिंग टेक्निक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली सब्लिमेशन वाली, इसको लर्न रखना है, हमने याद करना है इसको, बाकी अपने आप में सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बाकी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो विजिट कीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट के लिंक में मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप जाके देख लेना। ओके, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है पॉलीमर। इम्पॉर्टेंट है पॉलीमर भी। देखो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर को अभी हमें डिफाइन करना है। पॉलीमर 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस में मर। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। तो जब बहुत सारी यूनिट कंबाइन करती है तब हमारे पास पॉलीमर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, लाइक हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो कौन सी होती है, आयरन। क्लोरोफिल में कौन सी होती है, मैग्नीशियम। और एक साइनो कोबालियम इन विटामिन B12 होती है, उसमें कौन सी होती है, कोबाल्ट। ये भी याद रखना है हमने। ठीक है, तो जब हमारी छोटी छोटी यूनिट्स, मतलब कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स 1 2 ये कंबाइन करती है तो बहुत बड़ी यूनिट मिलके बनती है। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है इसको बोलते हैं मोनोमर यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल यूनिट कंबाइन करती है तब जाके हमारा क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। बाकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक होते हैं। बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग होते हैं। बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन होते हैं। ठीक है, इतने टाइप्स है इसके। तो पहले हमारा आता है नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर की जिनको, जो नेचुरल में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इनको देख लेना है ध्यान से, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, सिल्क, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या है हमारे नेचुरल पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक मतलब ये भी हमारे पास सेमी सिंथेटिक, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर बाय केमिकल ट्रीटमेंट। इनको केमिकल ट्रीटमेंट से किया जाता है, मतलब नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बट द केमिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा सिंथेटिक मेथड यूज होता है, इसलिए सेमी सिंथेटिक मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फ्रॉम सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से हम इसको करते हैं, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज जेंथेट एंड रेयन। जो क्वेश्चन आता है कि सेमी सिंथेटिक किसको बोला जाता है, रेयन को। ठीक है, रेयन को। उसके बाद आता है सिंथेटिक, जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारे PVC, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, 626, 610, टर्लिन, सिंथेटिक है ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्लास बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर होते हैं जिसमें लीनियर चेन होती है, सीधी सी चेन बनती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ब्रांच्ड चेन भी बनते हैं, क्रॉस लिंक्ड एंड 3 डायमेंशन। तो इनके ऊपर तो ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये फोर्सेस कैसे हैं हमारे पास। पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अपना इलास्टोमर। जैसे हमारी नेचुरल रबर होगी, ब्यूना S होगी, ब्यूना N होगी, तो ये हमारे पास इलास्टोमर्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल में ये आता है कि यह इलास्टोमर है या फाइबर है, या हमारे पास थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है। फाइबर, दूस पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड फाइबर, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फाइबर्स बोलते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास फाइबर्स आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लीस्ट इलास्टिसिटी, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इन थर्मोप्लास्टिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दूज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर। देखो इलास्टोमर में वीक होगी या फाइबर में स्ट्रॉन्ग होगी, तो इनके बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है थर्मोप्लास्टिक के बीच में, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के बीच में। तो थर्मोप्लास्टिक को अगर हमें डिफाइन करना है ना, तो थर्मोप्लास्टिक ये है कि जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो वो ना मतलब कि हीट करके उसको हमने क्या कर दिया, उसकी शेप को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो रीगेन कर लेता है अपनी शेप को, क्या कर लेता है, रीगेन को। तो ऐसे पॉलीमर जो अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6 पीवीसी, ये सारे क्या है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है, एक बार सेट हो चुके हैं, तो अगर हम उनको हीट करके ब्रेक करते हैं तो अपनी शेप को रीगेन नहीं करेंगे, ठीक है, रीगेन नहीं करते हैं ये। इसका एग्जांपल है हमारे पास बेकेलाइट है, मेलामाइन है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट। तो मेलामाइन याद रखना है, मेलामाइन एंड बेकेलाइट आर थर्मोसेटिंग। मेलामाइन एंड बेकेलाइट ये क्या है हमारे पास, थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमर रिएक्शन। तो जब पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन आर दोज इन विच द एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस, कि जब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इन पे जो हमारी क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, मतलब इनमें कुछ ऐड होता है। देखो उसके बाद एक मिनट, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या आता है हमारे पास, कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें से कुछ ना कुछ रिमूव होता है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल हो गया या कोई भी HCl रिमूव होता है। उसके बाद एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर, इसका भी याद रखना है आपने। होमो मीन सेम होता है ना, होमोपॉलीमर, और एक होता है कोपॉलीमर, है ना, कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का मतलब होता है ना हमारे पास होमोपॉलीमर जिसमें जो एक ही सिंगल मोनोमर यूनिट होती है, क्या होती है, सिंगल, सेम मोनोमर यूनिट। जैसे हमारी पॉलीथीन है, पॉलीथीन में क्या है, इथीन है ना, तो इथीन इथीन कंबाइन करती है हमारी CH2 CH2। कैसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इधर पीछे से भी कोई डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो कैसे CH2 इनमें बॉन्ड बन गया, CH2 इधर ऐसे ये करके हमारे पास n टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा पॉलीथीन। बट एक ही टाइप से आया ना, तो एक ही टाइप से आया, इसको बोलते हैं हम होमोपॉलीमर। और जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से आता है ना, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। डिफरेंट वाले से देखो यहाँ होगा ना डिफरेंट, ये कोपॉलीमर, लाइक ये हमारे पास कोपॉलीमर में जैसे ब्यूना एस होता है, तो ये स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन से आता है। तो दो डिफरेंट से आ गए, तो दो डिफरेंट से आगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो मैंने ये टेबल बनाया, इनको रीड कर लेना आपने एक बार की। पॉलीथीन है लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी LDP बोलते हैं इनको। तो इसकी मोनोमर यूनिट ये होगी, जिसको मैं टिक कर रही हूँ, पॉलीथीन, ये इथाइलिन है, सेम ही रहता है हमारे पास। पॉलीप्रोपाइलीन, PVC, इसकी भी देख लेनी है, PVC इसकी क्या है हमारे पास, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद PS, पॉलीस्टाइरीन की जरूरत नहीं है हमें देखने की। पैन इसको ओरोलन भी बोलते हैं, एक्रिलाइन भी बोलते हैं इसकी, ये है हमारे पास एक्रोनाइट्राइल। PTFE जिसको हम क्या बोलते हैं, टेफ्लोन, इंपॉर्टेंट है ये, टेफ्लोन। इसकी क्या मोनोमर यूनिट, ये टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। और ये इसको नॉन स्टिकिंग सरफेस इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपने याद रखना है। यहाँ पे यूजेस भी एक बार यूजेस के भी गो थ्रू हो जाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो जो आपने पढ़नी है, ये मैंने बहुत सारी ले रखी है। ओके, नेचुरल रबड़, इसके बारे में बता देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। नेचुरल रबड़, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ है, इसको हम किससे डिराइव करते हैं, इसकी मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन, याद रखनी है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, आइसोप्रीन मोनोमर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जो नेचुरल रबड़ है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, नेचुरल रबड़ क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है।
तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? सल्फर के साथ। याद रखना है इसको, किसके साथ ट्रीट करवाते हैं? सल्फर के साथ हार्डनेस प्रोवाइड करवा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो ये है हमारे पास वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के ऊपर। एक मिनट। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। बाकी इसकी मोनोमर यूनिट मैंने बता दिया आपको क्या होती है, आइसोप्रीन। ठीक है, उसके बाद ना कई बार ना क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारी जो नॉर्मल रबड़ है उसमें कौन सी होती है, तो नियोप्रीन भी कर देते हैं उसमें। ठीक है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर की जो हमारे पास मोनोमर यूनिट है वो क्या है आपकी, नियोप्रीन, राइट। उसके बाद डेकरोन। डेकरोन का भी आप देख सकते हो क्या है, टर्फ एथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। टर्फ एथैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन ना पूछ लेते हैं वो। अब हमारे पास बचता है यहाँ से नाइलॉन 66, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है ना वो है हमारे पास एडिपिक एसिड, है ना। मोनोमर यूनिट क्या होती है इसकी, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन। ठीक है, हेक्सामिथाइल डायमीन, ये भी इसकी मोनोमर यूनिट है, दोनों एडिपिक एसिड। तो ये कोपॉलीमर हुए हमारे पास, राइट। नाइलॉन 66 और उसके बाद बैकेलाइट, ये रहा बैकेलाइट। तो इसकी क्या है हमारे पास, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट कैसे हमारे पास, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। और मेलामाइन भी क्या है हमारे पास, थर्मोसेटिंग। तो ये जो नाइलॉन 66 है ना, इसमें ना कैप्रोलेक्टम भी होता है हमारा, एक कैप्रोलेक्टम से बनता है फिर हमारा आगे जाके। कैप्रोलेक्टम भी एक वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। एक चीज ना बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल के ऊपर आती है। तो ना ऐसे क्वेश्चन आता है कि नाइलॉन 6 है, फिर उसके बाद नाइलॉन 66 है, और एक है हमारे पास बैकेलाइट एक हमारे पास बैकेलाइट, ठीक है, और एक आता है नाइलॉन 26। तो इसमें से बताओ बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो बायोडिग्रेडेबल है नाइलॉन 26, बिकॉज ये तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं होते हमारे पास, राइट। और बैकेलाइट को ना स्विचेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विचेस का जो मटेरियल है वो बैकेलाइट से बनता है। क्यों? क्योंकि जो बैकेलाइट होता है वो बैड कंडक्टर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में हमारे पास जो है बैकेलाइट को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉलीमर, जिनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने डिस्कस करती है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है कि ये बाकी डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा एडवांस लेवल का, यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है, बट पता होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो रेट क्या होता है हमारे पास, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर, और टाइम की क्या आ जाएगी हमारे पास, पर सेकेंड। उसके बाद एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। तो जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, और पावर चाहती है जो भी उसका कोफिशिएंट होता है। तो जो ये कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रहा हमारे पास ऑर्डर ऑफ, मतलब जैसे रेट है ना, रेट रेट किसके इक्वल आता है, के ए के। अब ऑर्डर, अगर पावर 0 होगी तो 0 ऑर्डर, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो टी। ठीक है, तो ये 0 होगी तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 वो खत्म हो जाएगी टर्म, वो तो 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड में सेकंड हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी यूनिट, ये जो रेट कांस्टेंट है के, क्या होता है रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट बनानी है, के निकालना है। तो इस तरफ रेट है, अब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन खत्म हो चुकी है 0 ऑर्डर में, तो यूनिट क्या आ जाएगी, सिंपल मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पूछनी हो तो रेट अपॉन में ए आ जाएगा ना,
क्योंकि ए कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो इसकी है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे भी क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, तो इससे कैंसिल पर सेकेंड यूनिट आ जाएगी। उस बस सेकेंड वाले में नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड आ जाएगी हमारे पास यूनिट, लीटर नहीं लीटर सेकेंड इनवर्स आएगी। ठीक है, सेकेंड इनवर्स आएगी हमारे पास। तो ये यूनिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अब इंटीग्रेटेड रेट लो, आपको ना इसका फर्स्ट ऑर्डर का याद रखना है, के 2.300 के यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी होगा, टी लॉग ए नोट अपॉन में ए आएगा। ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और ए हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है। लेट से आपको बोला गया है कि आपकी जो रिएक्शन है ना वो 60% जो कंप्लीट होती है ना वो 50 मिनट में होती है, उसका रेट कांस्टेंट फाइंड करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के 2.300, टाइम हमें 50 दे रखा है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो किसी की भी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने अगर परसेंटेज में दे रखी है 100 लेनी है, कंप्लीट कितनी हो चुकी है 60, बची कितनी हुई है 100 माइनस में 60 कर देंगे 40 बची हमारे पास, तो 4 से 4 कैंसिल, इसको हमने 2 पे, इसको 5 पे कैंसिल कर देंगे, इसको 2 में 5 लेके, मतलब कैलकुलेशन बचती है। देखो लॉग वाली कैलकुलेशन सॉल्व करवा रही हूँ मैं, लॉग 5/2 बचता है, तो log 5/2 डिवाइड में कैसे लिखेंगे, log 5 माइनस में log 2, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 2 की 3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, इसको सॉल्व करके 0.4 आ गया, तो ये 2.3 है, यहाँ 50 है, यहाँ सॉल्व करके क्या आ गया 0.4 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 23 0.4 50 100 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 4 2 पे कर देंगे, इसको 25 पे कर देंगे, तो ये 46, मतलब हमारे पास 46 अपॉन में 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में सॉरी नीचे 100 है हमारे पास, तो 46 को मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 आए, 46 है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.18 समथिंग आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में 100 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.0018 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट जिसकी यूनिट क्या होगी पर सेकेंड, ये आया हमारे पास। तो ये मैंने न्यूमेरिकल करके बता दिया, बाकी केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने करे हुए हैं ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका हाफ लाइफ भी याद रखना है, जो कि कितना होता है 0.0693 अपॉन में के होता है हमारे पास। और एक आर्हेनियस इक्वेशन है के ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी, के रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी और जी गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है आपका टेम्परेचर। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर भी जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का इतना ही इनफ है, इसमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। एक और है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है हमारे पास, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपॉन में रेट कांस्टेंट एट अ टी, लाइक हमारे पास रेट कांस्टेंट दे रखा है 40 पे, अपॉन में रेट कांस्टेंट दे रखा है 30 पे, तो ये हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, तो इसमें आपने देखना है कि जो 1 मोल है ना, यहाँ नंबर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे मैंने इसको ये देखो 1 मोल है, जब मास की बात होगी तो जिसके भी मास की बात होगी 1 मोल उसके मोलर मास के इक्वल होगा। अगर हमारे पास पार्टिकल्स की बात होगी तो वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वो 22.4 लीटर, कोई भी गैस है हमारे पास, कोई भी गैस होगी उसकी, है ना, अगर हमारे पास वॉल्यूम में बात होती है तो 1 मोल कितना किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने, हमें मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर हमें पार्टिकल दे रखा है फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। लाइक आपको दे रखा है कि हीलियम गैस है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है हमारे पास 44.8,
44.8 लीटर, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दे रखी है तो गिवन वॉल्यूम कितनी है 44.8, अपॉन में क्या है हमारे पास 22.4, तो ये तो सिंपल 1 ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो 2 मोल है इसमें, 2 मोल होते हैं हमारे पास। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए हैं, तो अभी न्यूमेरिकल आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके बाकी के टॉपिक की रिविजन नहीं बचे होएगी। अभी फिजिक्स की भी करनी है, मैथ्स की भी करनी है हमको। ठीक है, टाइम बहुत कम रह गया आपके पास, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो मोल कॉन्सेप्ट बाय क्यूपिन एजुकेशन करके सर्च कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ होने हैं वो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। तो अब हमारी मेन जो है वो स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है नेमिंग का। किसका आता है? नेमिंग का। तो देखो ये रहा नेमिंग। तो नेमिंग का मैंने रूल बताया, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स की, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स की, फिर उसके बाद वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सुफिक्स की आती है, फिर हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स की आती है नेमिंग। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, फिर अगर कोई साइक्लिक सिस्टम है फिर उसकी नेमिंग, उसके बाद वर्ड रूट, कार्बन चेन जितनी होती है, उसके बाद एन इन आइन की नेमिंग, लास्ट में हम करते हैं सेकेंडरी सुफिक्स, मतलब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल। बाकी ये चीज़ है कि अगर हमारे पास 2 नंबर आ जाए तो उनको हम कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर हमें नंबर और अल्फ़ाबेट लिखना हो तो हम हाइफन से डेजिग्नेट करते हैं। बाकी आर हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन है, हेलो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये नाइट्राइट ग्रुप है, NO2 CH3CHO, ये ग्रुप बताए हुए हैं, नाइट्रो एल्कोक्सी। उसके बाद ये तो पता ही हमें, एक कार्बन को इथ मिथ प्रोप बट हेप्ट एक्ट ओ नॉन डक डैक बोलते हैं, 11 को अनडैक डूडैक ट्राइडैक ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास क्या है, सबसे पहला यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। मतलब अगर आपने पहले देखी है हमारे पास नेमिंग वाली वीडियो, तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था नेमिंग वाली वीडियो में, कि हमारे पास कई बार क्या होता है, एक ही फंक्शन में, एक ही उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे ये देखो OH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीटोन, और ये पूरा COH हमारे पास क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब हम एक उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो मेन है ना, मैं उनका नाम लिख रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड असाइल, असाइल आर साइनो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की साइंस। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड असाइल, मतलब सबसे पहला हमारा जो ग्रुप आता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर असाइल आता है, उसके बाद साइनो ग्रुप आता है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। बाकी अल्कोहल बाद में आता है इनसे। ठीक है, अल्कोहल क्या है, इनसे बाद में आता है हमारे पास। तो ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब कि अगर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमने देखना है कि इस लिस्ट में पहले कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो कौन सा ग्रुप आ रहा है पहले, तो पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले नेमिंग कौन से ग्रुप की होगी आपकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। मतलब उसको नेमिंग नहीं, उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, बाकियों को एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो जब एज अ सब्सटीट्यूएंट बाकी एक्ट होते हैं तो ये टेबल बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक्ट होने वाला नहीं है प्रीफिक्स, तो उसका तो ओइक एसिड ही रहेगा। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एनहाइड्राइड, देखो जिस जिसको मैं टिक करूँगी वो लिखते जाना आप, मतलब वो देखना है आपने। साइनाइड को साइनो बोलते हैं, अमाइड को कार्बोक्सी अमाइड बोलते हैं। ये देख सकते हो, ये आए हमारे मेन जो हमारे पास ये हमारा एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट एक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सो। क्या बोलेंगे हम उसको, ऑक्सो, या फिर फॉर्माइल, फॉर्माइल, वैसे उसको अल बोलते हैं।
कीटो, कीटो को कीटो ही बोलते हैं, जब मतलब ऑन बोलते हैं ना, ऑन जब फंक्शनल ग्रुप में जाता है। जब वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा तो उसको कीटो या ऑक्सो लिख सकते हैं। OH हमारा अल्कोहल है, ये एज अ ओल एक्ट करता है, बट जब वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा तो उसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। SH थायोल है, जब वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा मरकैप्टो बोलते हैं। NH2 अमाइन है, जब वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा तो अमाइनो होगा। जैसे ये हमारे पास देखो, यही वाला फंक्शनल ग्रुप ना, इसकी नेमिंग करते हैं ये वाला। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हमने इसको नंबरिंग कर दी है। अब क्योंकि ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सारे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। 2 पे मिथाइल है, 3 पे ये फॉर्माइल हो गया हमारा, CHO क्या हो गया हमारा, फॉर्माइल हो गया। 4 पे हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले 3 पे फॉर्माइल आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है। 3 पे फॉर्माइल आ गया, मिथाइल है और हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पहले आएगा। फिर 4 पे हाइड्रोक्सी आ गया, उसके बाद 2 पे मिथाइल आ गया। कार्बन चेन कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड, तो ये होगा इसका नाम। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप आने के बाद भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सिर्फ एक ही एसिड वाला ही देगा, बाकी सारे एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं उनके क्या नेम होते हैं, यहाँ टेबल में दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये तो वही है नेमिंग, ये तो हमने देख ली ना। तो थोड़े से ना हम 1 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हमारे पास नेमिंग की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, बाकी आप ग्रुप में विजिट कीजिएगा, मतलब मैं प्लेलिस्ट दे रही हूँ, वहाँ पे मैंने नेमिंग बहुत सारी सॉल्व करवाई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। राइट, ऐसे इसकी नेमिंग करनी हो तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज करो, कर लिया, उसके बाद नंबरिंग 1 2 3, इधर से 2 पे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। कार्बन चेन कितनी है हमारे पास, 5, पेंटेन। ये तो सिंपल सा हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, पेंटेन। ठीक है, कोई और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ ना। बाकी इसके साथ एच लगे हैं। ठीक है, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो वो पूरे कर देते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बचा हुआ, यहाँ चारों बॉन्ड पूरे, यहाँ पे 1 बचा हुआ एच, यहाँ चारों बॉन्ड पूरे, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा कंप्लीट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी कार्बन चेन, तो कार्बन चेन तो ये रहेगी। अब कार्बन चेन चूज कर ली, उसके बाद देखना है इसमें फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन भी आ रहा है, C डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन चेन, इधर भी COH अल्कोहल भी आ रहा है, और इधर एसिड भी आ रहा है। तो एसिड को हमने प्रेफरेंस देनी, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। सब्सटीट्यूएंट्स कौन कौन से, क्लोरो है, ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सो है। तो पहले तो क्लोरो ही आ गया, 2 पे क्लोरो, उसके बाद 3 पे ऑक्सो नहीं आएगा, 4 पे हाइड्रोक्सो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना अल्फाबेटिकली। 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे कीटो या ऑक्सो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद वर्ड रूट पेंट, पेंट चाहे यहाँ पे पेंट एन 1 ओइक एसिड लिख दो, चाहे साथ में ही जोड़ दो पेंटेन ओइक एसिड, ये होगा इसका नेम। तो ऐसी नेमिंग आई हुई है आपको। ठीक है, और ना एक ये भी आता है कि जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। तो इसमें आपको काउंट करना है, कोई भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं वो, कोई भी, उसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने। अब यहाँ पे ना ये सारे क्या है आपके, कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक ये है, 2 3, तो एक एक यहाँ पे एच लगा है, तो ये भी सीधा काउंट करने शुरू नहीं कर देने सिग्मा और पाई बॉन्ड। पहले क्या है, स्ट्रक्चर में कार्बन की पूरी वैलेंसी पूरी भी है वो चेक करनी है। अब काउंट करेंगे हम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो सिंपल से डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो तो आ गया हमारे पास 3।
अब काउंट करते हैं हम अपने सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तो यही है हमारे पास, 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए आपके? 12। ऐसे काउंट करने हैं। और भी स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास। ऐसे ये स्ट्रक्चर। अब इसको भी ध्यान से देखना है, पहले कार्बन की पूरी वैलेंसी करनी है हमको। ये कार्बन है, कितने बॉन्ड है उसके? ये वाला कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड 2, तो 2 क्या लगे हुए हैं यहाँ? हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन के 1 2 3, 1 लगा हुआ हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन के 2 ही हैं, 2 लगे हुए हैं हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के भी 2 ही हैं, 2 लगे हुए हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 3 और एक इधर है 4, तो इसके पूरे हैं। जो ये लास्ट में कार्बन है 1 2 3, इसका एक पूरा नहीं, यहाँ लगा हुआ H, तो ये पूरे हुए। अब हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने ये कर लिए, 8 हो गए। उसके बाद एक ये 9 10 11 12, एक यहाँ से 13, तो 13 हो गए सिग्मा बॉन्ड। अब हमको पाई बॉन्ड काउंट करने, तो पाई बॉन्ड एक तो ये हो गया, एक ये दोनों है 3, तो पाई बॉन्ड आ गए 3। ऐसे ऐसे हमें सिग्मा और पाई काउंट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास। बेंजीन को ही ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे। तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन और जिसका क्वेश्चन आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, तो पहले आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे HH भी आएगा। बेंजीन के सभी कार्बन इक्वल होते हैं, ये भी याद रखना है आपको, H। तो इस कार्बन को पकड़ो, कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके? 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी है? sp2। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन और अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेमिंग के बारे में था, बाकी प्रैक्टिस आप जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है। अब ना हमारे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, ठीक है। क्या आते हैं? ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आते हैं आपके। जैसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान से समझना है इसको। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, डिटेल में मैंने बताया, यहाँ पे जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस में बता रही हूँ कि एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है A to B। A to B क्या होता है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? बीच में होते हैं ऐसे। बट क्या होता है कि एक की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो क्या होता है हमारे पास कि दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होके रहते हैं, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होके रहते हैं। तो यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स दैट एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई इज नोन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये 2 तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और में हमारे पास माइनस आई, प्लस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। अब इस प्लस आई और माइनस आई का क्या मतलब है? इसका मतलब है, प्लस आई और माइनस आई का मतलब होता है हमारे पास कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मतलब दूसरों को देते हैं, ठीक है। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। माइनस चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो प्लस आई इफेक्ट है ना, वो सिर्फ हमारी CH3 जो कार्बन चेन होती है ना, वही शो करती है, कार्बन चेन, सिंपल CH3, ऐसे ऐसे ये कार्बन चेन। और माइनस आई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी ऑक्सीजन वाले OH, NH2, फ्लोरीन, ये सारे हमारे पास माइनस आई इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब ये तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट तो देख लिया, इसका क्या पर्पस है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आपको इंटरमीडिएट के बारे में आइडिया होगा कि ये कार्बोकटायन है हमारे पास, ठीक है। ये कार्बोकटायन है, ये हमारा कार्बोकटायन है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको कार्बोकटायन बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे H आ गया। अब यहाँ पे CH3,
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब आपको आइडिया होगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कितने कार्बन अटैच्ड है, एक, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। इससे कितने अटैच्ड है, दो, और इससे कितने अटैच्ड है, थ्री। तो अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, तो हमारा टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें इंडक्टिव इफेक्ट से ही पता चलता है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे पता चलेगा, ये हमारा CH3 है, ये भी हमारा CH3 है, ये भी हमारा CH। हमने मान लिया कि इसके ऊपर +10 चार्ज है, क्योंकि प्लस है तो +10, इसके ऊपर भी +10 चार्ज है और इसके ऊपर भी +10 चार्ज है। अब ये जो ग्रुप है ना CH3 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमने देखा था ना इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर ये दे रहा है तो ये वाला ग्रुप क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने नेगेटिव आए होंगे, 3 ग्रुप है। तो ओवरऑल चार्ज कितना बचा, +7। यहाँ कितना बचा, +8। यहाँ कितना बचा, +9, क्योंकि यहाँ पे एक ही है देने वाला। तो जितना कम चार्ज होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे +7 है, यहाँ +8 है, यहाँ +9 है। तो यहाँ पे चार्ज सबसे कम है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना क्योंकि कंफ्यूजन होगी, राइट। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ये याद रख लो कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 1 2 3 डिग्री। बाकी अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट है जो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताती है। दूसरी जो एप्लीकेशन है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या आती है इंडक्टिव इफेक्ट की, एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में। एसिडिटी, अब एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी हमारी क्या है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे एसिड होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हमने ग्रुप लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, और एक ग्रुप एक ये है यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिए मान लो। एसिडिटी क्या होती है कि हाउ इजीली H पॉजिटिव डोनेट, कि कितना इजी जो है H पॉजिटिव डोनेट होगा। तो देखो ये OH है ना, ऐसा होगा ना बॉन्ड, ये ऐसे, मतलब मान लो H यहाँ पे है। H पॉजिटिव कब होगा, कि जब ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अपनी तरफ को अट्रैक्ट कब होगा, कोई अपनी तरफ चीज कब लेता है, जब उसके पास डेफिशिएंसी हो तभी लेगा ना वो। तो अगर यहाँ पे पीछे कहीं ऐसे ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हो अपनी तरफ, तो ये Cl हमने अभी देखा था ना, -I इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा अपनी तरफ। ये कार्बन से कार्बन इससे ले रहा होना, और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से ले रहा होना। तो अगर ये ऑक्सीजन से ले रहा है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ को बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, एसिडिटी क्या कर जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। बट जो ये रेदर देन ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, इसमें भी तो H ने निकला है, H तभी निकलेगा जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। पर यहाँ पे कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CH3। तो CH3 का क्या काम है, देने का, तो वो तो इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो ये क्यों क्यों H पॉजिटिव से लेगा, नहीं लेगा, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, कम, राइट। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एसिडिटी है ना, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है +I से। मतलब अगर हमारे पास एसिड के साथ -I वाले ग्रुप लगते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर हमारे पास +I वाले ग्रुप लगते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। +I वाले मेनली हमारा CH3 ही है, -I वाले कौन से होंगे, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, उसके बाद OH होगा, NH2 होगा ये। और बेसिसिटी का बिल्कुल उल्टा होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I के होगा, -I के होगा। तो यही बता रहा है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो -I इफेक्ट, +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये हमारे पास, जैसे ये G है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इनको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ये G क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -I इफेक्ट मतलब ये अपनी तरफ ले रहा है। तो +I वाले कौन कौन, -I वाले CH2 नेगेटिव, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो होंगे ही होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ओके, ये +I वाले हैं जो जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेगा कि वो बोलेगा ना मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, और बाकी जो हमारी कार्बन चेन है वो तो है ही है,
ठीक है। माइनस वाले कौन से, ये सारे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसके बाद ये नाइट्रो, SO3, CN, CHO, CHO, मतलब ये इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, बट जस्ट पता होना चाहिए कौन कौन से शो करते हैं। हाँ ठीक है। हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाते हैं थोड़े से क्वेश्चन। जैसे ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। एक ये COH है, ये भी COH है, ये भी COH है, यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। तो ठीक है, यही वाला यहाँ पे H तो कुछ नहीं करेगा, CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई से हमारी मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 की तो सबसे कम होगी, नहीं 1 की नहीं होनी सबसे कम। ये देखो पहले NO2 ग्रुप है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो हमने अभी देखा माइनस आई के साथ एसिडिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा चली जाएगी, यानी कि 3 की सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। अब 2 लास्ट में क्यों गया, क्योंकि उसके ऊपर CH3 ग्रुप आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो H जाएगा ही नहीं, H जाएगा नहीं तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली H चला जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा, इसीलिए अब 3, 1, 2 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे भी Cl लगा है। अब यहाँ पे देखो क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ पे Cl COH के साथ फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जो जितना दूर Cl जाता जाएगा ना, उतनी एसिडिटी कम होती रहेगी। तो Cl ये वाला सबसे क्लोज है ना, तो यहाँ पे एसिडिटी सबसे ज़्यादा, तो 1, 2, 3 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 ग्रुप तो कम करता है हमारे पास। तो जहाँ पे CH3 सबसे ज़्यादा होगा ना दूर, वहाँ एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ ऑर्डर 3 to 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ये बताता है हमारे पास एसिडिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी का भी बता देती हूँ मैं एक एग्जाम्पल। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, देखो ये भी आया हुआ था कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, मिथॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इनके। ठीक है, एक ये वाला है मिथॉक्सी वाला, एक ClCH2 वाला है, CH3COH वाला है, और एक ये वाला है। तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे O वाला ग्रुप लगा है तो ये भी देने वाला है, यहाँ पे CH3 लगा है, ये देने वाला नहीं है, ये तो ये लेने वाला है, ये देने वाला है। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये भी देने वाला है। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3 फ्लोरीन है तीनों, तो देने वाला तो सबसे ज़्यादा D जाएगा। उसके बाद क्लोरीन है, C जाएगा। उसके बाद हमारा A आएगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास O लगा हुआ, A आएगा। लास्ट में जाके CH3 आ जाएगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये हमारे पास एसिडिटी वाले क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने देख ही ली है। बेसिक स्ट्रेंथ का देख लेते हैं। तो बेसिक का भी मैंने आपको बता दिया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई के होगा। ठीक है, यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है, क्योंकि जो अमाइंस ग्रुप है ना हमारे पास, वो ऑर्डर ये चीज़ है, अमीन्स होती है ना हमारे पास। अगर हम अमीन की बात करें तो प्राइमरी, जैसे ये है हमारे पास N, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। मतलब अमीन्स भी ना हमारे पास प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। इसका ऑर्डर ना आपको याद करना पड़ेगा। इन गैस फेज 3 to 1 है, इन एक्वस मीडियम बस इन एक्वस मीडियम आप ये देख लो, क्योंकि इन्होंने ना ज़्यादा एडवांस लिखा है, मैंने यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा। तो आप यहाँ इन एक्वस मीडियम लिखो 2, 1, 3, बस इतना याद रखना है। एक्वस मीडियम में ऑर्डर होता है 2, 1, 3, और हमारे पास गैस फेज में 3 to 1, ये याद रखना है आपने अमीन्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर आपको रेजोनेंस का याद होगा, रेजोनेंस कब शो होगी, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो ये एसेंशियल कंडीशन होती है हमारे पास रेजोनेंस की। ठीक है, लाइक ये देखो, ये हमारा फिनोल,
बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो O के ऊपर क्या होते हैं हमारे पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर नीचे जाएंगे और यहाँ है डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस। जिसने डोनेट करे ना तो रेजोनेंस भी +R और -R की तरह ही होती है, +R -R। सेम यहाँ पे भी एसिडिटी बेसिसिटी को ये जज करेगी, तो माइनस वाला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस वाला क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपके पास, ठीक है। अब ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है हमें। स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सा नहीं है, उसके बारे में बताता है हमें। wait a minute। ये ये हमारे पास कि इसमें से बताना है कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें मतलब ना 1 मिनट के लिए ना आप मैंने बताया था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी को बताता है। तो स्टेबिलिटी को कैसे बताता है, देखो हमने ना एक स्ट्रक्चर देखना है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ये है और ये स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए, तो वेट अ मिनट, कुछ ना टेक्निकल इशू आ रहा है, उसकी वजह से ना प्रॉब्लम सी चल रही है। 1 मिनट। तो हम ना रेजोनेंस वाला देख रहे थे, ठीक है, उसका बताती हूँ मैं आपको। तो एक स्ट्रक्चर ये हमारा RC, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O पे, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लेट से OH लगा हुआ है। एक स्ट्रक्चर ये है हमारे पास ऐसे OH, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो हमें बताना इन दोनों में से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इन दोनों में से स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर हम बात करें दोनों में से स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो जो रेजोनेंस है ना वो हमें ये बताती है, मतलब रेजोनेंस का रूल है वो हमें ये बताता है कि स्टेबल स्ट्रक्चर वो वाला होता है हमारे पास। स्टेबल स्ट्रक्चर वो वाला होता है जिसमें जो, देखो चार्जेस तो हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब हमें चार्जेस देखने हैं कि जो चार्जेस हैं वो कौन से उस पे है। देखो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। मतलब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, मोस्टली यही चेक करना होता है। पहले तो सिमिलर चार्ज एक दूसरे से दूर होने चाहिए, मतलब मान लो यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पे भी नेगेटिव होता, तो ये दोनों ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर थे ये, क्योंकि सिमिलर चार्ज कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। तो अगर हमारे अपोजिट चार्ज इकट्ठे लिखे हुए हैं ना, जैसे ये नेगेटिव है, ये तो हम उन्होंने पॉजिटिव लिखा ही हुआ है, तो अगर वो आ रहे हैं डी सिमिलर चार्ज साथ में आ रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज उस एटम के ऊपर होना चाहिए जिसके अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेंस का आ गया है हमारे पास। उसके बाद ना आपका जो टॉपिक है रेजोनेंस में यही है हमारे पास, ठीक है, +R -R का वही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। ये हमारे पास TGT कमीशन के लिए है, बाकी यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा आप देख सकते हो।
अब हमारे नेम्ड रिएक्शन आते हैं, तो एज सच रिएक्शन है, इनको एज सच ही लर्न करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले लिखी हुई है सैंडमेयर रिएक्शन, क्या होती है, बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम सोल्ट है, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है हमारे पास, ये है, ठीक है। तो इसको जब हम कॉपर के साथ, कॉपर ये क्या है हमारे पास, इसका हेलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा हेलो एल्केन्स बन जाती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, RI बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देख सकते हैं इनको ऐसा जैसी लिखी होती है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे रिएक्शन दी होगी कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। उसके बाद ये वुड्स रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन होगी हमारे पास, वुड्स फिटिक रिएक्शन लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी फिटिक रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैंने SN1-2 का बताया, तो ये नहीं मैं बताने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का चला जाएगा। यहाँ पे ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको किस बोतल में स्टोर करके रखते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, इसलिए डार्क बोतल में उनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास अल्कोहल का, तो ये हमने एसिडिटी वाला तो देख लिया, इंडक्टिव इफेक्ट का ही बताया है। देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई है नीचे, ये देख सकते हो आप कि जो हमारे पास 100% इथेनॉल होता है उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, 95% इथेनॉल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। हमारे पास मिक्सचर है 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन, उसको हम पावर अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन आ गई है। तो ये राइमर टाइमर रिएक्शन है, इसको देख सकते हो आप, एज सच लिखी हुई है। अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। उसके बाद फ्रिडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, CH3Cl को ट्रीट कराते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है। फ्रिडर क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, इसको हम ट्रीट करवाते हैं इसके साथ, असाइल ग्रुप के साथ, तो असाइल ग्रुप इसके ऊपर अपेंड हो जाता है। उसके बाद अल्केलाइन KMnO4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, याद रखना है आपने, क्या बोलते हैं इसको, बेयर रिएजेंट। एक मैंने यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन लिखी है। इटार्ड रिएक्शन क्या है, जब हम CH3 को इससे, ये इटार्ड रिएजेंट है, इससे ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद ये टोलन रिएजेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि टोलन रिएजेंट क्या होता है हमारे पास। तो टोलन रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है हमारा टोलन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर मिरर बनती है। उसके बाद फैलिंग सोल्यूशन A और फैलिंग सोल्यूशन B, फैलिंग सोल्यूशन क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, और B क्या है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, रोशन सोल्ट, रोशले सोल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जॉन्स रिएजेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद ना एमीन्स है, एमीन्स का हमने ये तो देख ही लिया, ये मैंने बता दिया है कि जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, एक्वस में 2-1-3 होता है और नॉन एक्वस में 3-2-1 होता है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमीन्स, अमीन्स की नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन, ठीक है। अमीन्स की कौन सी है, हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन लिखी हुई, यहाँ से आप एज सच रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से ना एज सच रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये एज सच जैसी रिएक्शन लिखी हुई है डायरेक्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का तो कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट का था वहाँ वहाँ मैं बताती गई कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आई ना जो अब टेस्ट आए, ये इंपॉर्टेंट है आपके डिटेक्शन टेस्ट, है ना। तो कार्बन अमाइन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बन अमाइन टेस्ट, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, प्राइमरी अमीन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका कि प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो कार्बन अमीन टेस्ट। उसके बाद नाइट्रस टेस्ट भी होता है इसका, ठीक है, एरोमेटिक अमीन देती है इसको। उसके बाद एक और टेस्ट आता है जो कि हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। तो जब इसको अमीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, अगर वो एल्कली में सोल्यूबल हुआ तब वो प्राइमरी अमीन होता है,
इनसॉल्युबल हुआ एल्कली में तो सेकेंडरी अमीन होता है, कोई रिएक्शन नहीं दी तो वो हमारे पास टर्शरी अमीन होता है। उसके बाद ना एक और रिएजेंट होता है हमारा, उसको ना ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? वो हमारे पास एनहाइड्रस ZnOCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है हमारे पास, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास अल्कोहल में डिफरेंस बताता है कि अल्कोहल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा। अगर तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई, टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस आ गई इमीडिएटली तो प्राइमरी हुआ। आफ्टर 5 मिनट आई तो सेकेंडरी हुआ। उसके बाद नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई लूकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल की, तो वो टर्शरी हुआ, ठीक है। तो ये हमारे डिटेक्शन टेस्ट थे। तो यही था आपका केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए। बाकी छोटे छोटे अगर टॉपिक बचते हैं, जो बचते हैं उनके लिए अगर टाइम बचा, अदरवाइज तो मैं मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस करने थे, तो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे। तो कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। बाकी बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ फिजिक्स और मैथ्स की रिवीजन सेशन भी लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।